Hey everyone, this is ज्ञानेंद्र. आई एम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंपस लॉ सेंटर. आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बायोडाइवर्सिटी एक्ट लेके आया गया था 2002 में और इसका एम क्या था? इसका एम था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग. अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की. फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम. इसे समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में. जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर एक फ्रॉग है, उसकी डिफरेंट वैरायटी का होना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. अब बात करते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की. कौन कौन से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं? जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए. समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर होता है. फर्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. सेकंड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड. थर्ड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजिंग कमेटी. इस एक्ट में हम समझेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में. ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़ NBA. अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर में. और ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर. अब बात करेंगे इसका फंक्शन क्या है. ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. सेकेंड, इंटेलेक्चुअल राइट अप्रूवल. एंड थर्ड इज एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट. अब बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है. NBA मीनिंग नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़. इसके अंदर जो पहला होता है चेयरपर्सन. इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है. चेयरपर्सन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे नॉलेज हो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की एंड ही हैज़ एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड. इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर होते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल अफेयर एंड 1 एडिशनल डायरेक्टर जनरल. इसमें होते हैं 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर. कौन कौन हो सकते हैं? ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट को. इसके अंदर 5 नॉन ऑफिशियो मेंबर होते हैं. ये कौन कौन हो सकते हैं? साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड नॉलेज होल्डर हो सकते हैं. अब बात करेंगे एक्सेस रूल की. कौन कौन एक्सेस कर सकता है? अगर बात करें कोई फॉरेन सिटीजन है या फॉरेन कंपनी है, तो उसके लिए हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए NBA से अंडर सेक्शन 3, 4 एंड 6 के अकॉर्डिंग. अब बात करते हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन कंपनी है, तो उसे जरूरत है प्रायर इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 5B एंड अंडर सेक्शन 7. अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन की. हम कब रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? फर्स्ट, एंडेंजर्ड स्पीसीज. अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज को अफेक्ट करेगा, उसके लिए खतरा होगा, तो हम लगा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन. हम एक्सेस नहीं देंगे. सेकेंड, अगर कोई रेयर स्पीसीज पाई जाती है उस जगह पर, तो हम वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. थर्ड, एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं. फोर्थ, नेशनल इंटरेस्ट के लिए लगा सकते हैं. फिफ्थ, हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ शेयरिंग. हमें बेनिफिट ऑफ शेयरिंग की क्यों ज़रूरत है? क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ है रॉयल्टी शेयरिंग फर्स्ट. सेकंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी. थर्ड, जॉइंट ओनरशिप ऑफ IPR होगा एंड मॉनेटरी कंपनसेशन होगा. अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की. फर्स्ट, ये प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ लोकल्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी. सेकंड, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. ये प्रिवेंट करता है हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. थर्ड, एनकरेज करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. अब बात करते हैं, इसमें एक केस है जिसका नाम है दिव्या फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसके फैक्ट हैं, जो दिव्या फार्मेसी है मेडिसिन बनाता है यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज.
इसके अंदर जो इशू है, वेदर इंडियन कंपनी रिक्वायर्ड टू पे फेयर इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, इसके अंदर कोर्ट बोलता है यस, बेनिफिट शेयर करने की ज़रूरत है बिकॉज ये यूज़फुल होगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल पर्पस के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।